हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज लेकर आ गया हूं। और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हम पॉलिटी के कंसेप्ट्स को समझेंगे और यहाँ पर हम सहारा लेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस का, यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस का। ये जो हमारा पैटर्न है वही पैटर्न है जो कि पिछले कुछ आपने वीडियोज में देखा है। यहाँ हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स को टच करते हैं, जितना कुछ हो सके उससे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर सकें वो सब कुछ करते हैं। बीच बीच में मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे संविधान में आर्टिकल 368 है, 368 नंबर का जो आर्टिकल है, यहाँ पर कितने मेथड्स दिए गए हैं हमारे संविधान में अमेंडमेंट के संशोधन के लिए, क्या आप बता सकते हैं? और यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4 या ऑप्शन ई जो कि बीपीएससी में रहता है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की अमेंडमेंट की बात की गई है। तो ये 3 मेथड फॉलो करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। और इसकी बात आर्टिकल 368 में की गई है, आर्टिकल 368 में की गई है। एक होता है पहला जिसको कहते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी, जो दूसरा है उससे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और जो तीसरा है उसको तो कहते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, साथ ही साथ यहाँ पर आधा जो राज्य हैं, आधे से अधिक राज्यों का यहाँ पर रेक्टिफिकेशन चाहिए या हाफ ऑफ द स्टेट्स। कहने का मतलब है जैसे कि अगर कोई बिल है, मान लेते हैं जीएसटी के ऊपर, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये राज्यों को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। ये टैक्स रिफॉर्म्स है, तो यहाँ पर अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो यहाँ राज्यों का जो है ना सहमति होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए 50% स्टेट्स जो हैं वो अग्री होने चाहिए। तो ये 3 मेथड है। सिंपल मेजोरिटी जो है वो क्या होता है कि यहाँ पर हम ऐसे चीजों को देखते हैं जैसे कि अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है, एक नए राज्य का फॉर्मेशन करना है, या चेंजेज करने हैं, ऑल्ट्रेशन करना है किसी राज्य के बाउंड्री में, या इस तरीके से और भी हो सकता है जैसे एबॉलिश करना हो या क्रिएट करना हो कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, ये सब जो है सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है। और ये टेक्निकली कहें तो किसी भी तरीके का संवैधानिक संशोधन नहीं है। और जो दूसरा मेथड है वो स्पेशल मेजोरिटी कहलाता है। और यहाँ पर क्या है कि मेजोरिटी होनी चाहिए 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और 2/3 जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट और वोटिंग के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉर्म फॉलो होता है। यहाँ पर जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ गई या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, तो हमें स्पेशल मेजोरिटी का सहारा लेना पड़ता है। और जो तीसरा मेथड है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेक्टिफिकेशन चाहिए 50% स्टेट्स का, तो यहाँ पर बहुत कम ही प्रोविजंस है, ये देखने के लिए मिलता है हमें। और ये और हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करता है कि हाँ, यहाँ पर हम राज्यों की सहमति जो है वो भी लेते हैं, जैसे कि सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कुछ मामले हो या फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो, तो इन जगहों पर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स? तो देखिए, ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनको कहा जाता है कि हमें गारंटी किए गए हैं, और अगर हम इस प्लेनेट पर एज ह्यूमन सरवाइव कर रहे हैं, हमने इस जन्म लिया इस धरती पर, तो बस हम जी नहीं रहे हैं, हमें बस जीना नहीं चाहिए, बस की एक क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट ह्यूमन कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, कि बस ऐसा नहीं कि कोई इंसान है और आप उसको जंजीरों से बांध के जानवर की तरह ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं हुआ कि वो जिंदा तो है, उसे खाने तो मिल रही है। यहाँ पर डिग्निटी की बात आ जाती है, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात होनी चाहिए, यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी की बात होनी चाहिए, एजुकेशन उसे मिलना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसे आने जाने घूमने अपनी बात को रखने की आजादी होनी चाहिए। और यही बात तो फंडामेंटल राइट्स की है, मौलिक अधिकार की है।
और ये किसके द्वारा जो है सस्पेंड किया जा सकता है स्पेशल सरकमस्टांस में, तो वो स्पेशल सरकमस्टांस है नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो उस समय जो भी हमारे बेसिक फ्रीडम गारंटी किए गए हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत, वो सारे के सारे जो हैं ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, और ये सस्पेंड करने का जो काम है या ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बहुत जोर के साथ ये बात कह रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं वो वही सारे जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन्ड हैं, और ये कब होते हैं? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी पर आगे सवाल आएगा तो हम देखेंगे कि किस सरकमस्टांस में नेशनल इमरजेंसी लगता है। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20। देखिए ये जो आर्टिकल्स है ना 20 और 21, ये कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं, और ऐसे सस्पेंशंस के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 21 का क्या मतलब है? कि आप किसी का जो पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, उसी को स्नैच कर लें। तो ये तो असाधारण केस है, और नेशनल इमरजेंसी के समय सारे फंडामेंटल राइट्स भले ही सस्पेंड हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 नहीं सस्पेंड हो सकते हैं। ये भी आपसे एक सवाल पूछा जा सकता था कि क्या, या ये कह लें कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो इस बात को आप बता सकते थे। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और यहां पर कहा जा रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस। एलियन कहने का मतलब है फॉरेन नेशनल्स, ऐसे लोग जिनको भारत की नागरिकता नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति है अगर वो इंडिया में है तो उसको कुछ सर्टेन राइट्स मिलते हैं, जैसे कि उसे जीने का अधिकार, उसके प्राइवेसी का अधिकार, उसे शिक्षा का अधिकार है, ये सब कुछ है। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हैं, और नॉन सिटीजन्स के लिए वो सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से हैं जो कि केवल और केवल भारत के नागरिक को अवेलेबल हैं, लेकिन कोई फॉरेन नेशनल यहाँ आके नहीं कह सकता है कि ये राइट हमें नहीं मिल रहा है, इसके अंतर्गत हम तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, कि क्या कोई भी व्यक्ति जो है उसको अभिव्यक्ति की आजादी है, भले वो भारतीय हो या भारतीय नागरिक ना हो इंडिया में। दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, चौथा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए जो बी, सी, डी और ई है ना, ये सबके लिए है, भले वो एलियन हो या यहाँ का सिटीजन हो। लेकिन ये अभिव्यक्ति की आजादी जो है ये कन्फाइंड है इंडियन नेशनल्स के लिए। अब आपके पास कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होने चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि आर्टिकल 15 जो है जिसमें बात की गई है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 में बात की गई है। तो यहां पर हम सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, नॉन सिटीजन को तो कर ही सकते हैं आर्टिकल 15 के अंतर्गत। आर्टिकल 16 जो है इसमें कहा गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जहां सरकारी रोजगार की बात है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है, वहां पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये भी बात केवल सिटीजन के लिए है, नॉन सिटीजन के लिए नहीं है। कोई भी सरकारी कार्यालय है, सरकारी दफ्तर है, और वो मना कर सकती है किसी नॉन सिटीजन को गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज से। ओके, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी है, या कह लें कि यहाँ पर सिटीजन्स को कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 19 जो है ना, जिसमें बात की गई है 6 बेसिक फ्रीडम की, ठीक है, और जो कि वहां पर कुछ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं टाइम के साथ। जैसे उसमें महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट का भी कहना था कि पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी को ध्यान रखते हुए उसमें कुछ तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आर्टिकल 19 है वो सिटीजन्स के लिए है, केवल नॉन सिटीजन के लिए नहीं है। आर्टिकल 29,
आर्टिकल 29 में क्या बातें की गई हैं? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी सिटीजन के लिए है। और इसी तरीके से आर्टिकल 30 जो है, यानी राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, ये सब अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 19 जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी की बात की गई है, राइट टू प्रोफेशन की बात की गई है, राइट टू मोबिलिटी की बात की गई है, जो टोटल 6 यहाँ पर बेसिक फ्रीडम्स की बात की गई है, वो सब कुछ। यानी कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं, ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि केवल और केवल सिटीजन को अवेलेबल है, नॉन सिटीजन या एलियन को नहीं अवेलेबल है। तो इसका सही जवाब आपके लिए हो गया ऑप्शन नंबर ए। आपसे यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और इसमें आपको बताना है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट्स इनकॉर्पोरेटेड 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप क्या बता सकते हैं कि अभी के लिए हमारे संविधान में टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? अभी के लिए 11 है। 11th जो है वो लेटेस्ट एडिशन भी है। फंडामेंटल ड्यूटी का जो कंसेप्ट है वो हम फॉर्मर यूएसएसआर से लेकर आए थे। यहाँ पर स्वर्ण सिंह का रिकमेंडेशन था, सरदार स्वर्ण सिंह, उनके रिकमेंडेशंस के बाद यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये लगाई गई और ये कहीं से भी जस्टिसेबल नहीं है। आर्टिकल 51A के तहत इन्हें हमें हमारे संविधान में जगह दी गई है। और पहले से यहाँ पर 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे। 11वां जो है वो शिक्षा से रिलेटेड है, जहां पर बात की गई थी इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। आप समझ गए कि 6 साल से 14 साल के उम्र के बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात की जा रही है। अब आपको ये बताना है कि ये जो आर्टिकल 51A में एडिशन किया गया ये किस संवैधानिक संशोधन से किया गया? 42nd यानी 42वां, या 44th यानी 44वां, या 86th यानी कि 86वां, या 100th यानी 100वां, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 86th अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन आपके पास ये भी साथ में इंफॉर्मेशन आ जाना चाहिए कि यहाँ पर केवल फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ ऐड नहीं हुआ बल्कि फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ एडिशन हुआ और आर्टिकल 21 में एक सेपरेट क्लॉज ऐड हो गया, आर्टिकल 21A, जिसको बोलते हैं एजुकेशन की राइट जो है, राइट टू एजुकेशन जो है वो यहाँ पर हमारे आर्टिकल 21 में नजर आता है। इस बात को आप बता सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट है 86, ये एक्ट 2002 का है और इससे इंसर्ट किया गया है आर्टिकल 21A को। ओके, और यहाँ पर 2-3 शब्दों पर ध्यान देना है जहां पर बात की गई थी फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की, और एज ग्रुप 6 से 14 साल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और जो 2 टर्म है, एक तो है फ्री यानी कि मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, और कंपल्सरी यानी सबको मिलना ही है। और यहाँ पर कंपल्सन है, बाध्यता है कि अगर आप भारत में नागरिक हैं, जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे आपको शिक्षा ग्रहण करना है, कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, और राइट टू एजुकेशन को हम आगे इलाबोरेट करते हैं। और द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटीई एक्ट ला दिया गया सन 2009 में, ताकि इसको और सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। ओके, यानी कि यहाँ पर हर एक चाइल्ड जो है उसके पास पूरा हक है कि उसको फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो इम्पार्ट किया जाए। ठीक, ये सब कुछ जान रहे हैं। आर्टिकल 21A का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है बात करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर फ्री कंपल्सरी दोनों टर्म को समझ गए, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 51A, और 6 से 14 साल की उम्र की बात समझ गए, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को समझ गए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कभी कि वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो है 42nd, क्योंकि उस समय करीब करीब पूरे संविधान को उलट पुलट के रख दिया गया था, तो इसलिए उसको कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Which amendment facilitated the appointment of the same person as a governor for 2 or more states?
ध्यान दीजिएगा, जब हम आजाद हुए तो उस समय हमारे पास कुछ स्टेट्स थे, बाद में चल के आवाज बढ़ने लगती है, वॉइस रेज होने लगते हैं स्टेटहुड के लिए, लैंग्वेज के आधार पर स्टेटहुड की डिमांड होने लगती है और सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो है इस तरीके से एक स्टेट बनता है। आगे चल के ऐसे और वॉइस रेज होने लगते हैं। तो उस समय जरूरी हो गया कि जो भी गवर्नर्स हैं, अब वो स्टेट अगर ब्रेक हो रहे हैं तो उन्हीं को पावर दे दिया जाए कि आप अभी के लिए उस जो नए राज्य का निर्माण हुआ है वहां का भी आप गवर्नर रह सकते हैं। और यहाँ पर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1956 में। क्या आप बता सकते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का जो निर्माण हुआ है वो किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था? मैं आपका जवाब जो है वो चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे इस बात का रिप्लाई दें। तो 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर नई शिक्षा नीति जो है जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह लेते हैं या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये अप्रूव कर दिया गया है बाय यूनियन कैबिनेट। कब किया गया था? तो 29 जुलाई 2020 को। जो विजनरी पॉलिसी है इसका मकसद है टू टच अपॉन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एलिमेंट्री टू हायर एजुकेशन, और ये रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। तो वो कौन सी शिक्षा नीति है जिसको ये रिप्लेस करेगा? यानी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था, या फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, या राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 1986 की, उसको ये रिप्लेस करेगा। और जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हमारी है 21वीं सदी की, 21st सेंचुरी की, ये हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये 34 साल पुराने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिप्लेस करेगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो चेंज किया गया कि जो हमारा मंत्रालय हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री कहते थे, उसका नया नाम जो है वो हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पर जब नई शिक्षा नीति की बात आ रही है तो कुछ बातें एकदम से हमें रिवाइज कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है कैरिकुलम को। जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो इस तरीके से था कि जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब से हम देखते हैं कि 10 साल तक इसको सही से पढ़ाई करना है, जब वो 16 साल का हो जाता है और +2 इयर्स, इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा चलता था। और अब इसको अलग तरीके से ब्रेक कर दिया गया है और जो अब रीस्ट्रक्चरिंग की गई है उसको कहते हैं 5+3+3+4, यानी 5 वर्ष तक ये जो होगा, ये यहाँ पर हम देखते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज रहेगा, इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आएगा, फिर मिडिल स्टेज आएगा और अंत में सेकेंडरी स्टेज आएगा। जो सेकेंडरी स्टेज होगा ये मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, यहाँ पर स्टडी होगा, क्रिएटर, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है और स्टूडेंट चॉइस होना चाहिए सब्जेक्ट का, किसी भी तरीके की कंपल्सन से बचने की बात की गई है। जो मिडिल स्टेज होगा यानी कि जो थर्ड स्टेज है, और यहाँ पर साइंस मैथ्स वगैरह में शिक्षा जो है वो इम्पार्ट की जाए, आर्ट्स में, सोशल साइंस में और ह्यूमैनिटीज में। और जो प्रिपरेटरी स्टेज है वो प्ले के लिए होगा, डिस्कवरी के लिए, एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव क्लासरूम सेशंस के लिए। और जो सबसे पहला जो लेवल है जो फाउंडेशनल है, यहाँ पे मल्टी लेवल प्ले और एक्टिविटीज वगैरह होने चाहिए। यहाँ पर जो लर्निंग प्लान है वो भी काफी अच्छे से डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपसे जो पूछा जा सकता है कि कितना % जो GDP का अब वो शिक्षा में खर्च करने का बात किया गया यहाँ पर, तो 6% जो हमारा टोटल GDP है वो एजुकेशन पर स्पेंड किया जाएगा। और यहाँ पर सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट की बात की गई है डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्स के लिए। ठीक है, हायर एजुकेशन वगैरह की बात की गई है, जब आपको स्ट्रीम चेंज करना हो, इन चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है।
टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन को बढ़ाया जाए। टीचर्स एजुकेशन पर बात की गई है कि 2030 आते आते मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए टीचिंग के लिए वो 4 साल का बीएड डिग्री होना चाहिए। और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, ओबीसी से या फिर अदर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड या डिसएडवांटेज ग्रुप से, तो उनके लिए अलग से इंसेंटिव दी जाएगी। ये भी बातें की गई हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेशन पर विशेष तवज्जो दिया गया है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। और एक एक्ट है जो कि है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिस पर पहले भी हमारा चर्चा हो चुका है। तो यहाँ पर क्या बात की गई थी कि प्रोवाइड किया जाए प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन था 6 से 14 साल के लिए। और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स जो है जो कि पहले से चल रही हैं, उसमें सर्व शिक्षा अभियान इंपॉर्टेंट है शिक्षा को लेके। इसी तरीके से मिड डे मील स्कीम है, नवोदय विद्यालय है जिनको जवाहर नवोदय विद्यालय भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय वगैरह हैं और यूज ऑफ आईटी इन एजुकेशन, ये सब कुछ हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 का ये कह लें कि ये एक तरीके से उसी से निकला हुआ रूप था जिसमें और अब समय के साथ संशोधन किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 एग्रीकल्चरल बिल्स जो है जो कि साइन किए गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जब दोनों सदनों ने उसे पास कर दिया तो आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा एक बिल नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। ये काफी केओस में रहा। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, चौथा है फार्मर सब्सिडी एंड इंश्योरेंस एक्ट और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है, बाकी 1 2 3 तो है ही। और यहाँ पर अगर आपको एक लाइन में बताना हो तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसको प्रमोट करने की बात की गई थी। इसके दोनों पहलू हैं, कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ बुरे एस्पेक्ट्स हैं और इसी को लेकर ऑन गोइंग जो है प्रोटेस्ट वगैरह भी हमें बहुत देखने को मिला। तो 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से ये सारी बातें की गई थी, इंटेंडेंट बेनिफिट की बात की गई और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए। वन नेशन वन मार्केट की ही बात की गई थी। चलिए ये सब कुछ तो चलता रहेगा, हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following articles empowers the governor to appoint the chairman and other members of a state public service commission? यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इसके जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं वो गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं। ये भी एक अपने आप में सवाल हो सकता है, लेकिन ये किस आर्टिकल के तहत, वो कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर को इंपावर करता है? आर्टिकल 314, 315, 316, 317 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये सारी बातें जो है की गई हैं आर्टिकल 316 में। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आर्टिकल 315 जो है उसमें क्या बातें की गई हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। 316 में अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स की बात की गई है। आर्टिकल 317 में रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स की बात की गई है। आर्टिकल 318 में पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स। आर्टिकल 320 फंक्शंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। आर्टिकल 322 एक्सपेंसेज ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है और आर्टिकल 323 रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इनके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आर्टिकल नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। Who was India's Prime Minister when the government introduced the modern Panchayati Raj system by the 73rd Constitutional Amendment Act और उसको constitutional status दे दिया गया? उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव या वीपी सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी या चंद्रशेखर या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीवी नरसिम्हा राव। और ये कई सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह के लिए भी जाने जाते हैं। वैसे चलिए थोड़ा सा हम विशेष तौर पर देख लें कि ये जो एक्ट है 1992 के जो समय है उस समय चल रहा है
और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। तो यहाँ पर बेहतर ढंग से जो पंचायती व्यवस्था है उसको मैनेज किया जा सके। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, वहां पर आर्टिकल 40 में बात की गई है कि गवर्नमेंट सेल फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। तो उसको देखते हुए ये सही फॉर्म में आया है। और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक्ट है फाइनली 24 अप्रैल 1993 को फोर्स में आ जाता है। और इस दिन को मेमोरेबल हम बनाते हैं पंचायती राज दिवस मना के। यहाँ पर एक नया पार्ट ऐड हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9, जिसमें बातें की जाती हैं पंचायत से रिलेटेड। और जो चीफ फीचर्स हैं, तो यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। आर्टिकल 243 भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपलसरी कर देता है सारे राज्यों के लिए कि वो एस्टेब्लिश करे पंचायत अपने टेरिटरीज में। आर्टिकल 243 का जो जी है 243 जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंडेटरी कर देता है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि वो डेवॉल्व करे जो भी पावर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो अथॉरिटीज हैं पंचायत को। और यहाँ पर बात की गई कि हर एक 5 साल पर चुनाव होना चाहिए। आर्टिकल 243 का जो डी है 243 डी, यहाँ पर एक अच्छी बात की गई है कि ड्यू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए महिलाओं का, शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का। यानी कि किस तरीके से हम अपने बेस को मजबूत कर रहे हैं, अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का सही डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, वहां पर रेगुलर इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, वहां की महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं, वहां के जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनको हम एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पावर कर रहे हैं। और यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई थी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है शुड ऑल्सो इवेलुएट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत ऑन, मतलब कि हर एक 5 साल पर ये काम हो जाना चाहिए। इसके रिजल्ट्स काफी फ्रूटफुल रहे हैं, इसमें कोई पूछने वाली बात तो है नहीं। और अभी के लिए जो हमारा फॉर्मलाइज्ड पंचायती राज सिस्टम है, ये 3 लेवल पर फंक्शन करता है। ग्राम पंचायत लेवल पर, जो कि विलेज लेवल हो गया, इसी तरीके से मंडल परिषद या कह ले पंचायत समिति या ब्लॉक समिति लेवल पर, यानी ब्लॉक लेवल पर जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं उस लेवल पर, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला परिषद के लेवल पर। तो ये अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Which among the following schedules of the Indian Constitution is related with the distribution of powers between the Union and the states? यानी कि यहाँ पर पावर शेयरिंग की बात पूछी जा रही है कि हमारे संविधान के किस शेड्यूल में, यानी किस अनुसूची में ये बातें की गई। शेड्यूल 8, शेड्यूल 7, शेड्यूल 11, शेड्यूल 14 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेड्यूल 7। 7वीं अनुसूची जो है, यहाँ पर हमें 3 तरीके का लिस्ट देखने को मिलता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट को जो है हम कहते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनियन लिस्ट है इसको लिस्ट 1 भी कहते हैं, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट को कहते हैं, और कंकरेंट लिस्ट को लिस्ट 3 कहते हैं। और अभी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, और जैसे 8th शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर 22 लैंग्वेजेस की बात की गई है। और यहाँ पर जो इन 3 लिस्टों में बातें नहीं होती हैं उनको रेसिडुअल लिस्ट में रखा गया है, रेसिडुअरी लिस्ट में, और उसमें चेंजेस करने का, उस पर नियम कायदा बनाने का हक जो है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना कि स्टेट का। तो देखिए जो 7th शेड्यूल है हमारे संविधान का, उसमें यूनियन लिस्ट में जो बातें की गई हैं, तो शुरू में 97 सब्जेक्ट्स थे जो कि आगे चल के 100 हो जाते हैं। जो स्टेट लिस्ट है उसमें पहले 66 सब्जेक्ट हुआ करता था, जो कि आगे चल के 61 हो जाता है। और कंकरेंट लिस्ट में अभी के लिए 52 सब्जेक्ट्स हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से होता क्या है कि यहाँ पर 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि हम खींच लाते हैं, जो कि पहले हुआ करते थे स्टेट लिस्ट में, उसको कंकरेंट लिस्ट में लाते हैं ताकि केंद्र सरकार भी उस पर नियम कानून बना सके। वो सब्जेक्ट्स हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, वेट एंड मेजरमेंट, और 5वां है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स, ठीक है।
तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अब विशेष तौर पर हम जानना चाहें तो और आगे जब क्वेश्चन हम देखेंगे तो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 11 पर चलते हैं और यहाँ पर बताना है आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की गई है। तो हम इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं पार्ट 18 में, ठीक है। जो 18th पार्ट है, यहाँ पर आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं और हमारे पास 3 तरीके के इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जो कि हम यहाँ से कहां से ये इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर आए हैं, तो ये लेकर आए हैं हम जर्मनी से बेसिकली। और जो यहाँ पर 3 तरीके के इमरजेंसी हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और एक है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि कभी के लिए इंप्लीमेंट नहीं हुआ है हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 12, Who does the governor consult for disqualification of a member of state legislature? कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी मेंबर को यानी कि किसी विधायक को सस्पेंड करना हो, डिस्क्वालीफाई करना हो, सस्पेंड नहीं डिस्क्वालीफाई करना हो, तो गवर्नर कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर किससे कंसल्टेशन करते हैं? तो वो करते हैं इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर विशेष एक्सप्लेनेशन नहीं देते हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इट्स अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? ये ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो हमारा है, लेकिन एक ऐसा देश है जहां पर संविधान नहीं है। अगर आप कहें कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ तो आपको एक लाइब्रेरी में ले जाके छोड़ देंगे और कहेंगे कि यही हमारा संविधान है, आप इसे देख लो। तो वो जो देश है उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ओके। और यूनाइटेड किंगडम से हमने बहुत सारे चीजें जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले रखी हैं, लेकिन वहां का ये जो सिस्टम है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हमने नहीं कॉपी किया, ओके। तो यूके ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर तो नहीं है, वो यूनिटरी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो पावर है लॉ मेकिंग का वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वहां पे, जबकि हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है। वैसे हमारा जो यूनियन है वो मजबूत है और स्टेट जो है उसके तुलना में वो सबऑर्डिनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी कंट्रीज हैज इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी बात हो रही थी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी पेयरिंग सही नहीं है। क्या डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दूसरा है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, क्या ये यूके से लिया है। कंकरेंट लिस्ट क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्या साउथ अफ्रीका से लिया है। देखिए ये आप 3 पॉइंट ना भी जान रहे हो, लेकिन अभी हमने कहा था कि यूके जो है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर है ना कि फेडरल। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये गलत हो जाता है, आपको ऑड मैन आउट ही बताना था, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। वैसे भी जो डीपीएसपी है आयरलैंड से सही है। फेडरल स्ट्रक्चर हमने कनाडा से लिया है और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर ये भी हमने कनाडा से लिया है। कंकरेंट लिस्ट की बात जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ज्वाइंट सिटिंग की बात ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका से। फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अमेरिका यानी यूएसए से। और फंडामेंटल ड्यूटीज की जो बात की गई या सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियाज की वो रशिया से या कह लें फॉर्मर यूएसएसआर से। रिपब्लिकन सिस्टम जो है वो हमने लिया है फ्रांस से, और फ्रांस से हमने 3 टर्म लिया है। कौन कौन से? तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है, बाइकैमरल सिस्टम को लिया है और सिंगल सिटीजनशिप को लिया है। जर्मनी से हमने क्या लिया? तो फंडामेंटल राइट्स का किस तरीके से मैनेजमेंट करना है इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में, यानी इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये कुल मिला के इंपॉर्टेंट था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? अब ऐसे फैक्ट बेस्ड डेट बेस्ड क्वेश्चन बीपीएससी का पूछना जो है ये फितरत है, और आपको बताना है वो कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है। तो ये सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। मैं यहाँ पर चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, जैसे 11 दिसंबर। इस दिन क्या हुआ था कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी जो है, जो बिहार के बक्सर क्षेत्र से आते हैं, वो टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए थे और आगे चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट चेयरमैन बना लिए जाते हैं।
13 दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उसी दिन ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, जो आगे चल के हमारा प्रियम्बल बन जाता है। और यहाँ पर ये सारे डेट्स जो इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जुलाई 22, 1947 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन हमने अपने ये नेशनल फ्लैग को अपनाया था। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को हम तो गणतंत्र हो ही जाते हैं। लास्ट मीटिंग अगर पूछी जाए कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वो हुई थी 24 जुलाई 1950 को। क्वेश्चन नंबर 16, who was the chairman of the provincial constitutional committee constituted by the constituent assembly? और यहाँ पर ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, BN राव, वल्लभ भाई पटेल, विश्वनाथ दास या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये फैक्ट वाला चीज है, आपको मालूम होना चाहिए। जब यूनियन पावर कमेटी की बात की जाए तो उसके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरपर्सन थे। इसी तरीके से प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के लिए सरदार पटेल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और जो कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई थी फंडामेंटल राइट्स को लेकर और माइनॉरिटीज को लेकर, उसके चेयरपर्सन सरदार पटेल थे। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रोसीजर रूल्स कमेटी के चेयरपर्सन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो वैसे चीजों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ऐसे सवाल आए दिन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर आपको बताना है कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिससे वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया, 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया। 44th, 61st, 87th या 91st या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ध्यान दीजिएगा, ये तभी का वक्त है जब एज कम किया गया तो हमारे देश में एकदम से वोटरों की संख्या बढ़ गई, जिसको देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था। ओके, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि 87th क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब जिक्र आता है तो यहाँ पर रीएडजस्टमेंट किया गया था और रेशनलाइजेशन किया गया था टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज का इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 2001। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले 1991 वाला सेंसस का संज्ञान लिया जाता था। और एंटी डिफेक्शन जो है और 10वीं अनुसूची जो है वो और स्ट्रिंजेंट की गई थी इसी अमेंडमेंट एक्ट से, तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 44 तो आप जानते ही हैं कि जो 42nd में बहुत सारे चेंजेज कर दिए गए थे उसको फिर से नलीफाई करने के लिए, उसको ऑन ट्रैक लाने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जो शेड्यूल 10 की बात की गई है या एंटी डिफेक्शन की, वो 91st अमेंडमेंट एक्ट से है, ना कि 87 से। 87 से तो हमने सीटों का बंटवारा देखा था। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल provides for the administration of tribal area of the state of Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। चौथी अनुसूची, 5वीं, 6ठी, 7वीं या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6th शेड्यूल में ये बातें की गई है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप सारे के सारे शेड्यूल को ही देख लें कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या बात की गई है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को। जो शेड्यूल 2 है यहाँ पे प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरपर्सन, इन सारे लोगों के यहाँ पर सैलरी वगैरह के बारे में बातें की गई है। 3rd शेड्यूल जो है यहाँ पर बात की गई है ओथ और अफर्मेशन की। 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। 5th शेड्यूल जो है यहाँ पर किस तरीके से हमें एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना है, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब। और यहाँ पर कुछ क्षेत्र छूट गए थे, वही वो चार राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनकी बात 6ठी अनुसूची में की गई है। 7th शेड्यूल तो हमने देखा था कि वहां पर अलग अलग सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8th शेड्यूल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज की बात करता है। 9th शेड्यूल हमने देखा था कि प्रोविजंस थे फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एक्ट और रेगुलेशन। ठीक है, वो आगे चल के उस पर कई तरीके के चेंजेस भी हुए। 10th शेड्यूल जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन की बात करता है। 91st अमेंडमेंट एक्ट आपको याद आ रहा है।
11th शेड्यूल में बात करते हैं राइट, अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पंचायती राज या पंचायत, और 12th जो है वो म्युनिसिपैलिटीज के लिए जो पंचायत वाली बात है 11th में, उसी तरीके की बातें। तो ऐसे आपको शेड्यूल याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया था? 14, 35, 36, 38 या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये सब कुछ कब हो रहा था? तो सिक्किम को स्टेटहुड मिला है 1975 में, और फुल फ्लेज स्टेट ये बन जाता है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब देखिए, ये क्योंकि एक अदर स्टेट था, जो कि पहले हम इसको सेमी स्टेट का दर्जा देते हैं और बाद में ये फुल फ्लेज स्टेट हो जाता है वहां के लोगों के इच्छा से। नहीं तो अगर ये हमारा अपना राज्य होता और कुछ चेंजेस कर रहे होते तो इसके लिए अमेंडमेंट नहीं हुआ होता। जैसे बिहार से झारखंड बन गया, उसके लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, बट ये एक फॉरेन टेरिटरी थी, इसको हमने अपने में मर्ज किया, इसलिए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। आंध्र प्रदेश जो है उसको स्टेटहुड जो है वो कब मिलता है? 1953 में, मद्रास का हिस्सा हुआ करता था। गुजरात को 1960 में, महाराष्ट्र भी, अब गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग होते हैं तो वो भी 60 में, केरला 56 में, नागालैंड 63 में, हरियाणा 66 में, आगे चल के वो पंजाब से टूट के बनता है, कर्नाटका, फिर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। इस तरीके से पूरा ऑर्डर याद रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। और सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना था और इसके लिए 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर आपको बताना है विच आर्टिकल हैज बीन कंसिडर्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एज द सोल, यानी आत्मा, हमारे संविधान का आत्मा। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को कहा था? क्या यहाँ ऑप्शंस की जरूरत है? ये आखिरी सवाल था तो मैंने बहुत आसान कर दिया आपके लिए। आर्टिकल 32, यानी अंत भला तो सब भला। आप जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट्स से पीछे खींचा जा रहा है, उसको मतलब कह लें कि स्नैच कर लिए जाते हैं उसके फंडामेंटल राइट्स, इसके अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अगर हाई कोर्ट जाना है तो उसके लिए आर्टिकल 226 में यही सारी बातें की गई हैं। यहाँ पर रिट जुरिस्डिक्शंस की बात की गई है, 5 अलग अलग तरीके के रिट्स होते हैं। क्या आप उन रिट्स का नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, आपको एक आइडिया भी लगा होगा कि किस तरीके के सवाल बीपीएससी पूछता है, किस तरीके का अप्रोच लेकर पढ़ेंगे तो सवाल हमारे गलत बिल्कुल नहीं होंगे। और आपने इन 20 सवालों में खुद से कितना स्कोर किया, वो स्कोर आउट ऑफ 20 आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्पेशल कुछ आपके लिए और टॉपिक्स लाए जाए तो वो टॉपिक्स का भी आप नाम हमें सजेस्ट कर सकते हैं, या आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप इन नंबर्स को बेहिचक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट